शो में। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान, अहम फैसले और ऐलानात। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी, मुलाकातें, मुआहदे, अहम तरीन पेशरफ। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा सऊदी वली अहद का। इस दौरे में सियासी, तिजारती, माशी, सिक्योरिटी या दिफाई लिहाज से जो मुआहदे अहम तरीन हुए, उन मुआहदों की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब और बिलखुसूस इस खित्ते की सियासत पे इसके असरात क्या पड़ेंगे। अब यहां पर एक सुप्रीम राब्ता काउंसिल का कयाम, वो माशी चैलेंजेस इनका सामना पाकिस्तान को है या वो दिफाई चैलेंजेस इनका सामना सऊदी अरब को है या वो जो मुश्तरका चैलेंजेस जिनका सामना हम दो ममालिक को है, उस हवाले से कितनी बड़ी पेशरफ्त जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हालिया दौरा रहा। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के तनाजुर में, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में हम तमाम लिहाज से भी समझेंगे इस दौरे को। और बिलखुसूस जो इकोनॉमिक साइट के ऊपर एमओयूज यानी हुए हैं, जो ट्रेड साइट पर एमओयूज हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं 12 बिलियन डॉलर की, एक 8 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट अलग जिसको स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा एमओयूज ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी के हवाले से के अलावा मीडिया, कल्चर और दीगर शोबों के अंदर इस वक्त हुए हैं। तो यकीनी तौर पर इन तमाम के इंपैक्ट्स पाकिस्तान की मईशत पर, बिलखुसूस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर क्या पड़ने लगे हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आज प्रोग्राम में कराची में एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जान अचकजई साहब सीनियर तज़ निगार हैं और पिज़ादा साहब सीनियर तज़ निगार हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे। तारिक पिज़ादा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए, कितना अहमियत का हामिल दौरा, आपने मुआहदे जो हुए उनको कैसे देखा और बिलखुसूस पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ये दौरा कैसा रहा और ये ग्राफिक्स, ये विजुअल्स कैसे रहे, उनको क्या लगा होगा ये देख के? पिज़ा साहब। वैसे मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं आपके आखिरी सवाल से बात शुरू करूं, लेकिन पहले मैं जरा दौरे की अहमियत का जिक्र कर दूं। सैफान तारीख साज दौरा है, अस्करी इक्तसादी सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने जो वादा किया था कौम से कि मैं बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेकर आऊंगा, उसने 6 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी सरमायाकारी लाकर, और वो भी रुपया लाकर नहीं, सड़कें बनाने के लिए नहीं, तेल के कारखाने, पेट्रोकेमिकल के कारखाने, मादनियात, कानकनी, मुतबादिल तवानाई के उसे क्या कहते हैं कारखाने, एक जहान है मंसूबों का। और 20 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर किसी बदयानत ताजिर को कभी तौफीक नहीं हुई कि 100 अरब रुपए का भी कोई मंसूबा शुरू कर सके। ये हमारे अंदर के लोगों का हाल है। चुनाचे मैं ये कहूंगा कि इमरान ने कौम से किया हुआ वादा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान से, मैं खुलकर कह रहा हूं आज़ाद तज्जियाकार के तौर पर, वो वादा जो किया है उसकी पहली इब्तिदा हुई है। मैं मोहम्मद बिन सलमान का लफ्ज चुराते हुए आपसे कहूंगा कि अभी इब्तिदा है, देखें आगे क्या होता है। दूसरी बात, जो हमारे दुश्मन जो आपने बात की थी ना, उनकी एक ख्वाहिश थी, हिंदुस्तान एक तारीखी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मन रियासत है, कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को इक्तसादी और सियासी तौर पर दुनिया में तनहा कर दिया जाए। वो डिप्लोमेसी जो है उसको भी इमरान खान ने काट कर रख दिया है। एक तरफ बीजिंग है, दूसरी तरफ रियाज है, तीसरी तरफ अंकारा है, खलीज है, और उसके साथ साथ मलेशिया है। 23 मार्च को उनका वजीर आजम 23 मार्च की परेड में आ रहा है। तो वो जो हिंदुस्तान ने हमारे गिर्द हिसार खड़ा करना शुरू किया था हमें तनहा करने का, वो वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान ने काट कर रख दिया है, और बगैर किसी तल्ख कलामी के। अब अगली बात हो गई, इसी जरा मैं एलामिया की बात कर दूं, जरा एलामिया की बात, ये बात कहता चलूं कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि वो जो उससे हिंदुस्तान का और बातें करने से पहले कि बलूचिस्तान के अंदर इस सरमायाकारी का मरकज होगा गवादर में, तो वो जो बलोच सरदार रोजाना चीखते हैं, ये वो करते हैं, मेरा ख्याल है अब उनको भी थोड़ा सा अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि तमाम पाकिस्तान की सरमायाकारी का रुख बलूचिस्तान है।
वहीं के नौजवान इंजीनियर होंगे सबसे पहले, वहीं के मजदूर सबसे पहले काम करेंगे, वहीं के मैनेजर, वहीं के मुंतजिम वहां पर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है जो पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे को नसीब आपने नहीं 3 हुआ एस्पेक्ट से कवर किया इस बात को। हो गई तारिक साहब, मैं एक बड़ा अहम पहलू है कि जो एमओयू साइन हुए, जमील अहमद खान साहब आपसे पूछूंगा कि बतौर सफीर आप रहे हैं, ये एमओयूज इनकी अहमियत क्या होती है? इन एमओयूज को अमली जामा पहनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना होता है, और कितनी हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एमओयूज इन एक्चुअल एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट बनते हैं या एमओयूज ही रह जाते हैं? ये इस हवाले से जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है, एक सुप्रीम काउंसिल ही बनाई है, कितना इफेक्टिव होगी ये एमओयूज को हकीकी तौर पे सामने लाने में? जमील अहमद खान साहब, एमओयूज अमल दरामद कराने में जो हमने अब तक मेरी ख्वाहिश है कि मुझे दर्जनों एमओयूज जो हम और कई ममालिक के साथ अगर हम सारे एमओयूज को काउंट करें तो वो सैकड़ों में पहुंच जाएंगी, लेकिन उसमें से कसीर तादाद, मतलब एक साइजेबल परसेंटेज जो है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती। इस दफ़ा खुश आइन बात यह है कि इस वक्त तमाम एमओयूज जो साइन हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है और बड़ा फॉर्मल किस्म का हाई पावर्ड फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें कि सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, और न सिर्फ यहाँ बात ख़त्म की, इस सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की पहली मीटिंग, जैसा सारों को पता है, वो दोनों साइड से हिज रॉयल हाइनेस ने, क्राउन प्रिंस ने एक साइड से, दूसरी साइड से इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने की। तो ये उसकी वज़न को और अहमियत को, इम्प्लीमेंटेशन के सीरियसनेस को बताता है। और उसी तरीके से वर्किंग ग्रुप्स तमाम शोबाजात के यानी तमाम सेक्टर्स के वर्किंग ग्रुप अलहदा जो कि रिपोर्ट किया करेंगे, तो वो हर बतदरीज, तो इस दफ़ा उम्मीद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स का ये है कि वो बाइंडिंग होते हैं दो ममालिक के दरमियान, और उसको इम्प्लीमेंट जो उसमें खदोखाल होते हैं, जो क्लाजेज होते हैं, उसके मुताबिक उसको करना पड़ता है इम्प्लीमेंट। तो एमओयूज जो इस दफ़ा हुए हैं उसको मैं इस तरह गर्दानूंगा कि वो उतना ही पुख्ता आप समझें जितना कि आगे जाके इसमें बहुत सारे अगर चाहेंगे तो एग्रीमेंट कर लेंगे, और एग्रीमेंट अगर ना भी करें तब भी ये इन्वेस्टमेंट जो मैकेनिज्म बनाया है उससे महसूस होता है कि ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि इस वक्त जो खित्ते में जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल सिचुएशन जो चल रही है, उसको अगर जहन में रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो अहमियत है, जो कि ख़ुद क्राउन प्रिंस ने उसका जिक्र भी किया, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और जियोग्राफिकल सिचुएशन जो हमारी है वो कितनी अहम है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए, जबकि वो चंद एंगल से, चंद जावियों से बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये जो अगला दौरा है जान अचक साहब, जो मोहम्मद बिन सलमान का, आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं भारत का, और उसका पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात पर असर, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर असर क्या होगा? कितनी सिग्निफिकेंस उस दौरे की है, और बिलखुसूस हालिया जो कशीदगी रही है दोनों ममालिक के माबैन, उसको तनाजुर में सामने रखते हुए क्या आपको नजर आता है उस दौरे से मोहम्मद बिन सलमान के? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है जितने भी ख़राब हो, बाकी ममालिक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इसी तरह बैलेंस रखना चाहते हैं, ईरान के साथ रखना चाहते हैं। सऊदी अरब ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, हमारे हिंदुस्तान के साथ ख़राब हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट आपको करना पड़ता है। हर मुल्क के अपने मुफादात और इंटरेस्ट होते हैं, और कुछ चीज़ों पर हमारा कन्वर्जेंस होता है। हिंदुस्तान आइंदा 10 साल में, 20 साल में या 30 साल में एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, और बिलखसूस तेल की खपत के हवाले से उनकी अहमियत और बढ़ेगी। तो सऊदी अरब की हमें यानी हम समझ सकते हैं कि सऊदी अरब क्यों हिंदुस्तान के साथ या चाइना के साथ आइंदा 20 सालों में ताल्लुकात को बढ़ावा देगा, क्योंकि उनको ये समझ है कि उनकी जो सबसे अहम कमोडिटी तेल है, उनकी खपत का ये रीजन है, और ये दो ऐसी मईशतें इस पूरे खिते में उभरेंगी जहां पे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के अहम फैसले होंगे। लिहाजा ये समझ में आने वाली है कि क्यों हिंदुस्तान के साथ सऊदी अरब ताल्लुकात बनाना चाहता है। एक ब्रेक का फौरी कहा जा रहा है, तो हम इस बात को जोड़ेंगे आगे आकर यहीं से, और इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि आखिरकार इस दौरे के मुहर्रिकात, इस दौरे के फिर इम्प्लीकेशंस आगे चल के पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह होंगे, आम आदमी पर किस तरह होंगे, पाकिस्तान की दिफाई सियासी पोजीशन पर किस तरह होंगे। हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक, अहम तरीन सवालात, हालिया दौरा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का, उसमें होने वाले मुआहदे और उनकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इकोनॉमिकली क्या होंगी, पाकिस्तान के लिए सियासी, माशी, दिफाई, जो खारजी सूरत हाल, हर लिहाज से दाखिली क्या असर पड़ेगा, इसका तमाम हवालों से हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, बेनकाब सवाल उठा रहे हैं। जान सकते साहब, एक जिक्र तारिक मिर्जा साहब ने कहा कि बलूचिस्तान विल बी द हब, सेंटर ऑफ ऑल दीज। कितना बड़ा ये सिग्निफिकेंट मामला है, बलूचिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक हैसियत और इंटरनल पॉलिटिक्स और जो दीगर ममालिक की नजरें, उसमें ये सारी इन्वेस्टमेंट्स का वहां जाना, वहां ये टर्न अराउंड आना, वहां के लोगों में रोजगार के मौके और यकीनी तौर पर चीजें, क्या फर्क पड़ता है आपको, क्या नजर आता है इसकी दाखिली सूरत हाल पड़ता हुआ बलूचिस्तान की? जान साहब। सफान, मैं आपको सिर्फ एक वजाहत करता चलूं इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक जवाब दूं बलूचिस्तान का, ताकि आपको समझ आए कि किस तनाजुर में बात करना चाह रहा हूं। देखिए, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। चैलेंज इस एतबार से है कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है ब्यूरोक्रेसी की, पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी निज़ाम है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है। हम सालों साल इस पर लगे होते हैं कि एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाएं। मैं आपको ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि चाइनीज़, सऊदीज़ यानी दर्जनों दफा शिकायत करते हैं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही। क्या वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, किसी और मुल्क की है? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिसाल के तौर पे 1.5 साल हमें लगा चाइना के साथ कि हम सिर्फ वो फिजिबिलिटी स्टडी बनाएं। यानी ये हमारी नालायकी की इंतहा है। अगर हमने पाकिस्तान को डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टेट बनाना है, ये पैसे हमने खपाना है, तो ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, इनकी कोई सलाहियत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, इस तरीके से हम ये पैसे नहीं लगा सकते। इससे हम ये अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है हमारे, हम खोने जा रहे हैं, हम खो देंगे। लिहाजा हमने अगर चाइनीज की फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करना है, सऊदीज और दूसरे इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना है, तो हमने नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान की तरह कोई सिस्टम बनाना है जो टॉप लेवल पे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स और सिस्टम इदारे उनके नीचे आए, ताकि वाकई डे नाइट 24/7 हम इस पे काम कर सके। वरना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान को खत लिखेगा, बलूचिस्तान फिर लोकल गवर्नमेंट को खत लिखेगा, किसने गैस देना है, किसने जमीन देनी है, किसने पानी देना है। इस तरह के सिस्टम से, जिसका नाम 18वीं तरमीम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उससे हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करना है कि हम इन पैसों को खपा सके। हमारी सलाहियत से ये बियॉन्ड है। ये हकीकत हम जितना जल्दी समझ सके उतने ही हमारे फायदे में है। वरना ये तारीखी मौके जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रहे हैं, हम खो देंगे। आज हमारे टेबल पे कोई $100 बिलियन छोड़ दें, हम उनके $1 बिलियन $2 बिलियन पूरे साल में नहीं खपा सकते, तो वो पैसे वापस चले जाएंगे। सी पैक अभी तक हम $24 बिलियन अनलॉक कर चुके हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये कि बजाय ये कि हम चाइनीज को बहुत बड़े प्रोजेक्टों में उनका स्टेक बढ़ाते, उनको इन्वॉल्व करते, 26 को हम 50 पे ले जाते, 60 पे ले जाते, हमने पिछले 1 साल में छोटे प्रोजेक्टों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसाने की कोशिश की, जिसमें आपको 500 मिलियन चाहिए, 1 बिलियन चाहिए। लिहाजा जो उनका शेयर है वो हम बाय डिफॉल्ट या न चाहते हुए कम किए जा रहे हैं, जो एक खौफनाक रुझान है जिसका सद्जवाब हमने करना है। अच्छा, बलूचिस्तान की भी मैं बात करूंगा कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी है, वो बिल्कुल डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है। ये पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे वहां पे। अभी तक हम उनकी जो लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, गवादर के हवाले से टेक्निकल स्किल्स हैं, वो हम नहीं बना सके। चाइना हमें 2 वोकेशनल ट्रेनिंग्स देने के लिए तैयार था, लेकिन अभी तक हम उसकी फिजिबिलिटी और उसकी इंप्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं। तो जब तक हमने ये जो मैं निजाम के तनाजुर की बात कर रहा हूं, ये वन विंडो ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, आम आदमी जो है वो महरूम रहेगा। हमने ये बनाना है कि सिस्टम हमारा सिंक हो, इन सिंक हो। सही कह रहे हैं जहां साहब, आई एग्री विद दिस, टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। लेकिन ये बात मैसेटर साहब आपने सुनी जब एमबीएस ने कहा कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझें, और 2107 ऐसे जो माइनर क्राइम्स के अंदर कैदी हैं उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया। ये जेस्चर्स, ये स्टेटमेंट सिफारती आदाब, सिफारती लिहाज के हवाले से कितनी बड़ी इस वक्त स्टेटमेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है। अरब न्यूज का मैंने हेडलाइंस देखी, दीगर आउटलेट्स की देखी, बहुत कोट किया गया इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसी स्टेटमेंट आएगी एमबीएस की तरफ से, और आई है तो कितनी बड़ी बात है? नॉर्मली ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग में इतनी ज़्यादा हाई ट्रेजेक्ट्री स्टेटमेंट्स बहुत कम देखने को मिलेगी, और मैंने तो तकरीबन नहीं देखी अपने करियर में कि इस तरह के इतने इनफॉर्मल और इतने हाई ट्रेजेक्ट्री लेवल की स्टेटमेंट्स
कि आप मुझे पाकिस्तान का सफ़ीर समझें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे के गए हैं। और ये हार्ट टू हार्ट वाली बात चली है। आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बात की, फिलबदी बहुत अरसा दराज के बाद कोई फिलबदी बातें सुनने की मिली हैं स्टेट लेवल पर। नॉर्मली तो हमने तरस गए थे इस बात को। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह हार्ट टू हार्ट हिज रॉयल हाइनेस ने भी और साथ में इसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की। और उस लिहाज से जो मोमेंटम बढ़ा है इस ट्रेजिक्ट्री का और इस हाइट का जो हमारी रिलेशंस हैं, वो यकीनन पहले से मज़ीद मुस्तहकम और मज़ीद मरबूत हुआ है। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर एक जुमले में जवाब कि वेरी अनप्रेसिडेंटेड बट वेरी यूजफुल and very powerful statement which we heard, and I really find myself to be proud to hear such things from a सही। तारिक मिर्जा साहब, आपकी नजर में तारिक साहब ये जो भारत का दौरा अगला है वो उसकी अहमियत क्या होगी, उस पर आपकी नजर क्या है, तज्जिया क्या है, किस तरह आप देखते हैं MBS का दौरा भारत और भारत को जो इस पर इससे जलन हुई है ये सारे मामला देखकर, उस पर क्या आप कहेंगे, क्या उस पर वहां पर फीलिंग्स हैं इन तमाम मुआहिदों को देखकर? इसके दो हिस्से हैं। देखिए MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो एक इक्तसादी बसीरत और तसव्वुरात लेकर एशिया के दौरे पर निकले हुए हैं। उसके सियासी अवामिल भी हैं, लेकिन उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सऊदी अरब इस वक्त तमाम एशिया में सरमायाकारी करना चाहता है, वो चाहते हैं कि सऊदी अरब का जो इन्हिसार है अपने तेल पर वो कम से कम होता चला जाए। 2030 का जो विजन है, चाचे अगर हिंदुस्तान में जाकर वो 40 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान करता है या 50 अरब रुपए की, तो कोई बात नहीं है। सऊदी अरब को पैसा कमाने दें, बड़ी इक्तिसादी ताकत बनने दें, उसके फवायद पाकिस्तान को हासिल होंगे, नुकसान नहीं है। दूसरी बात जो एलामिये में है कि वजीर आजम ने कश्मीर के मसले पर मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद से बात की है, और जो एलामिया है उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ कश्मीर की भी मजम्मत शामिल है, चूंकि तमाम मुसलमानों पर मजालिम का जिक्र है। इलाके में अमन मुज़ाकरात के जरिए जो होना चाहिए वो उसके मुतालिक जिक्र है, और खुद जो आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है उसका जिक्र है। चुनांचे भारत के मामलात का बड़ी खूबसूरती के साथ इस एलामिये में अहाता हो गया है। मैं जरा एक बात करना चाहता हूं, वो छोटी बात है बज़ाहिर तो, जो अभी 2000 लोगों को छोड़ा गया है एक ही हुक्मनामे के नतीजे में इमरान के वज़ीर आज़म इमरान के कहने पर। मैं आपको मुकाबला करके बताता हूं कि दो मुसलमान मुल्कों का किरदार क्या है। एक इंडोनेशिया है, वजारत खारजा ने भीख मांगी थी एक मरीज की जो कि कैंसर का मरीज है कि यार उसकी सजा भी तकरीबन हो चुकी है, मरने वाला है, उसे छोड़ दो। लेकिन इंडोनेशिया के इंतहाई भयानक किरदार वाले नौकरशाही ने, अगर ऊपर की लीडरशिप नहीं है तो उनको भी मैं छोड़ना तो नहीं चाहता, उन्होंने उस एक आदमी को नहीं छोड़ा और वो मर गया वहां पर। यहां आया MBS ने इमरान के एक फिक्रे पर उसी सांस में जिस वक्त डिनर खत्म हुआ है उनको वो लोग रिहाई का उनका हुक्म जा चुका था। तो ये ताल्लुकात की नौयत का जिक्र है। तीसरी बात मैं एक जरा जिक्र कर दूं दिफा का। देखें इस वक्त एयरफोर्स के लोग जो है ना, ये दिफाई अफवाज के लोग जिनको मैं बहुत बड़ा दिफा करता हूं, वो बड़ी अजीब बात है, वो बात नहीं करते लेकिन मैं करता हूं। इस वक्त आपकी एयरफोर्स इंतहाई कमजोर हालत में है, जिसको 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए है। ये भी PIA की तरह बैठे रहे और अब सूरत हाल है कि आधे जहाज तो स्क्रैप कर रहे हैं और बाकी जो है उसके लिए पैसे कम है तो ना होने के बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि जो दिफाई मामलात पर बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमें वहां से मदद मिलने की उम्मीद करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इसकी तफसील आएगी कि ये बात पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब के मुफाद में भी है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंस है डिफेंस के शोबे में जो मायदे हुए। सारी साहब एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, तो हम आते हैं और इस ब्रेक के बाद मजीद पहलुओं पर, मजीद जो MOUs हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की मईशत पर क्या इंपैक्ट है उस पर बात करते हैं, और साथ साथ जो खित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस अफगानिस्तान, अफगान तालिबान के हवाले से जो असर पड़ेगा इस दौरे का, उस पर होगी गुफ्तगू। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात पाकिस्तान खित्ते की सूरत हाल, मजमूई तौर पर खारजी ताल्लुकात, पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल, सियासी और माशी चैलेंजेस, और फिर हालिया दौरा मोहम्मद बिन सलमान का, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का, आखिरकार क्या रंग लाएगा, पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी होगी, ये सारे सवाल उठा रहे हैं। जमीर अहमद खान साहब आपसे, क्योंकि जो सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान का वो है, आज एक और डेवलपमेंट कुल केस में थी, वहां हेयरिंग थी, इधर से MBS वहां गए हैं, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। उधर तालिबान के बारे में सुना कि मिलेंगे आके, इधर वो नहीं मिले, फिर अमेरिका के वो उसकी स्टेटमेंट्स भारत के सपोर्ट में, स्टेट डिपार्टमेंट की पुलवामा अटैक के बाद, क्या नक्शा नजर क्या आ रहा है आपको इस पूरे खित्ते का? आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स को मल्टी लेयर डिप्लोमेसी के तहत एड्रेस किया जाता है, मल्टी फैसेटेड और मल्टी लेयर डिप्लोमेसी के तहत, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो आपने ये 3 चीज़ों का जो जिक्र किया, कलभूषण का किया आपने अफ़गान तालिबान का आपने किया, इन दोनों को मिला के, और फिर विजिट ऑफ हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस का आपने जिक्र किया, और उसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ता चलूँ कि जो सीरिया में की विड्रॉल जो ट्रुप्स की है अमेरिका की, इसी तरह यमन में जो सूरत हाल है, ईरान के लिए अभी वारसा में जो बयान दिया है माइक पोम्पियो ने और नेतन्याहू ने कि ईरान जो है उसे कन्फ्रंट करना पड़ेगा इस पूरे खित्ते में, अगर नहीं किया तो ये मामला खित्ते का कभी हल नहीं हो सकेगा। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए, क्योंकि हम तो अपने मामलात को इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ तक तालिबान के मामला है वो लिस्टिंग पर आज जॉइंट कम्युनिके में भी जिक्र है कि जो लिस्टिंग यूनाइटेड नेशंस की है, जो मतलब जिन पे पाबंदी लगी हुई है, उसका हमें इदराक होना चाहिए और उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लिहाजा 5 ऐसे रुकन थे जिनकी मुलाकात में का ख्याल था, वो 5 के 5 उस लिस्ट में थे। उन लिस्ट से, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के पाबंदी वाली लिस्ट से उनको नहीं निकाला गया था। तो एक तो कुदरती सी बात बनती है कि ज़रा उसका, क्योंकि MBS खुद कोशिश उनकी यही होती है कि इंटरनेशनल कानून की हमेशा पासदारी की जाए, हमारी कोशिश यही होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा रहा इंडिया के हवाले से, जितना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितना कहा जा सकता था, MBS ने बिल्कुल उतना कहा है कि जब इमरान खान ने ब्रीफ किया, और वो बड़ी सही मानों में ब्रीफ किया, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट जो कि जून में शाया हुई है, पूरी दुनिया ने उसको पढ़ा है। तो लिहाजा इमरान खान ने जब उसको ब्रीफ किया MBS को, और MBS ने क्योंकि जाना था इंडिया में, और इंडिया का आपने अभी पीरजादा साहब को सुन ही लिया कि इंडिया और सऊदी अरब के माशी और पॉलिटिकल क्या ताल्लुकात हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बयान फिर भी बड़ा अच्छा दे गए वो। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा के जहाँ भी मुसलमानों को जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रही है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि उसको ख़त्म करवाया जाए। इससे इस किस्म की बात उन्होंने की। और उसी तरीके से फ़लस्तीन की बात की है। नॉर्मली जॉइंट कम्युनिके में इतने सारे जो दुनिया के प्रॉब्लम उस पे एजेंडे पर जो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं वो एक साथ जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन बड़ा ब्रॉड किस्म का और बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का, जिसमें उन्होंने मिलिट्री का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ट्रेड का भी जिक्र किया, और जिसमें बायलैटरल रिलेशन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक हवाले से इंडिया, क्योंकि जा भी रहे थे तो कश्मीर का जिक्र भी उन्होंने किया। और ये सारी चीज़ें जिक्र करने के बाद इसका लुबे लुबाब सिर्फ ये है सारी की सारी बात का कि जितनी भी मल्टी लेयर डिप्लोमेसी और मल्टी लेयर मूवमेंट हो रही है इन द रीजनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसमें बायलैटरल रिलेशंस को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए दूसरे को नुकसान से बचाया जा रहा है। जिस तरह हमारी कोशिश ये है कि ईरान के साथ हमारे ऐसे मरासिम रहें कि ईरान हमसे ख़तरा महसूस ना करे, और अभी तक हम इसमें कामयाब हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे कि कामयाब इससे हो जाएं। इसी तरह इंडिया के साथ अगर सऊदी अरब के ताल्लुकात है तो उससे हमारा सरोकार जब तक कि वो हमें गज़न नहीं पहुंचाता, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती, तो उस वक्त तक वो बेशक करते रहे। अब उसको कह रहे हैं कि 40 बिलियन का उनका, 42 बिलियन 44 बिलियन का उनका अभी जाके वो साइन करने लगे हैं MOU। तो इंडिया का आप साइज देखें और उस लिहाज से इंडिया का और उनका अपना मामला है, बायलैटरल है। सो लॉन्ग एज हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा था। चाइना आया, उसके बाद हम आंखें बिछाए बैठे थे कि कोई और आए। अब सऊदी अरब, सिर्फ सऊदी अरब ना समझिए आप, सऊदी अरब का मतलब यह है कि पूरी गल्फ कंट्री जो है वो वहां से अपनी क्यों लेती है, वहां से वो रहनुमाई लेती है। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल का परसों 3 दिन पहले आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के साथ साथ यूएई ने भी ये सारा मिला के 30 बिलियन का अभी वो कमिट करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात और है तारिक साहब, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें, क्योंकि सियासी हवाले से भी बड़ा शोर था यहाँ पे, कोई NRO हो जाएगा,
कोई सऊदी अरब के जो इस वक्त वली अहद आएंगे तो वो शायद कोई सियासी जो है वो मुदाखलत करेंगे, या जो इस वक्त इससे पहले होती थी या इससे पहले करता था, या पहले अगर कोई मीडिएट करने की कोशिश करेंगे, वो तमाम चीजें इस वक्त जो है दम तोड़ गई बिलाखिर। बहुत से लोगों की शायद तवक्कात थी या ऐसे झूठे मन घड़त प्रोपेगेंडा लोगों ने बना दिए थे, इवेंचुअली जो इस वक्त डाई डाउन हो गया इस वक्त। तारिक साहब देखिए, सऊदी अरब ने तारीख से सबक सीखा है कि पाकिस्तानी सियासतदानों पर एक मिनट के लिए भी, जो रवायती सियासतदान है, इमरान तो रवायती नहीं है, इन पर इन्हिसार किया ही नहीं जा सकता। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनसे आप मुज़ाकरात करें, ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये इनसे अगर यमन और उसे क्या कहते हैं फ़लस्तीन के मसले पे बात करें तो ये फ़िरके की सतह पर चले जाते हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रहकर बात भी नहीं कर सकते। इतने तो इनका विजन है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो सऊदी दौरा हुआ है, इससे जो बहुत बड़ा वाकया हो गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की एक फजा मौजूद नहीं थी। फजा देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारे फलां पाकिस्तानी ने जाकर इटली में नोबेल प्राइज ले लिया, या डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये कर लिया। देखो, वो पाकिस्तान के लेबॉर्टरियों में नहीं बैठ के कर सके। उसकी वजह यह है वो माहौल, वो सामान, वो जरूरियात, वो जो वसाइल हैं, वो उसकी फजा, जो मजमूई फजा उससे बनती है। आप उसमें कोई नया काम करते हैं, तरक्की करते हैं। तो ये जो सरमायाकारी की फजा पैदा हुई है मोहम्मद बिन सलमान वली अहद के दौरे से, ये एक बड़ी तब्दीली है। दूसरी बड़ी बात जो है वो काउंसिल है, जिसकी तरफ एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया था। देखिए, आमतौर पर अगर इसे निचली सतह के, और वो समझते हैं कि मैं क्या बात कह रहा हूं और आप भी समझते होंगे कि निचली सतह के सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये वो उनका एक तरीकेकार रवायती है पाकिस्तान में। अगर इमरान और मोहम्मद बिन सलमान किसी अदारे के सरबराह हैं और उसके अमल दरामद पर उनकी नज़र है, और इन अदारों की फिजिबिलिटी, खासतौर पर ऑयल रिफाइनरी की फिजिबिलिटी तो करनी ही सऊदियों ने है, तो मेरा ख्याल है, मेरी तवक्को है कि असद उमर, इमरान और उसके रज़ाक दाऊद की जो तसलीस है, ट्रिनिटी है, ट्रॉय का है बल्कि सही लफ्ज़ ये है, वो इससे मुझे उम्मीद बनती है कि शायद ये मामलात जो है अमल दरामद की तरफ बहुत जल्दी जाएं। अगरचे जान अचकज़ई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौजूदा निज़ाम बिल्कुल काम नहीं, मदद नहीं दे रहा। जो उनको हटाना बड़ा जरूरी है जी, वो सही बात की जान साहब ने। लेकिन फिर जान साहब, एक बात मैं अर्ज करता चलूं, फरमा दे तारिक साहब, फरमाएं प्लीज। जी जी हाँ जी, देखें, एक बात मैं ईरान के हवाले से अर्ज करता चलूं। ईरान के हवाले से पाकिस्तान के लोगों को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। ईरान का अपना एक एजेंडा है खलीज फार्स में और मशरिक वुस्ता में, वो उसके लिए हमारी तरफ नहीं देखेंगे। मसलन कल ही जवाद जरीफ ने जो तकरीर की है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, उसमें उसने क्या कहा, वी आर देयर एट द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सीरिया। यानी एक फौजी मुदाखलत को उन्होंने सियासी उसके लिए एक जवाब पैदा किया है। वो हमारे कहने पर वहां से नहीं निकलेंगे। चुनाचे वो जो सऊदी अरब और उनका एक मामला चल रहा है, उसके लिए आपको उस बात को जरा सा नजरअंदाज करना पड़ेगा और उनको आपस में क्योंकि टाइम पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी इस्लामी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जान साहब मैं आपका लास्टली कमेंट शामिल कर लूं इसी बात पर कि ये जो सारे दरवाजे खुले हैं, एक बाहर का मौसम पाकिस्तान में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स, इसके अलावा एमओयूज, लोन्स, एग्रीमेंट्स, खारजा जो सतह है हमारी बहुत फ्लरिश कर रही है। क्या आगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साइड पर? चाइना, यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब और कौन से ममालिक आ रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लेके पाकिस्तान? देखिए, सबसे अहम मुल्क रशिया है। रशिया तकरीबन 20 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने जा रहा है और एक नया कॉरिडोर बनेगा जो सी